तो सोचो ऐसा कोई ग्राफ है इसमें, हमें एक ही दिख रहा है बस बी वाला, तो बी वाला ऑप्शन। अ स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग कॉलम ऑफ अ हाईली विस्कस लिक्विड। एक स्फेरिकल बॉल को एक हाईली विस्कस लिक्विड में ड्रॉप किया गया, ड्रॉप मतलब ऐसे छोड़ दिया गया, ध्यान से सुनो, एक हाईली विस्कस लिक्विड में एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया, ऐसे ड्रॉप कर दिया गया। The curve in the graphs on which represent the speed of the ball v as a function of time t is। अब इधर एक ग्राफ दिया, उनमें से कौन सा ग्राफ सही रिप्रेजेंट कर रहा है उस बॉल की स्पीड और टाइम से, मतलब है ना, उस बॉल की स्पीड टाइम ग्राफ हमसे पूछा गया है कि कौन सा होगा, क्या बी सही होगा, कि ए वाला ग्राफ सही है, कि सी वाला ग्राफ सही है, कि डी वाला ग्राफ सही है। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा तुमको पढ़ना पड़ेगा फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या पढ़ते थे हम लोग, याद करो, डायनामिक फ्लूइड का कॉन्सेप्ट होता था कि कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, कि टर्मिनल वेलोसिटी कब होता है, क्या किस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं और उसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है। तो देखो सुनो, पहले क्वेश्चन समझ लो, सुन लो, तो 1 मिनट में ये सॉल्व हो जाएगा। होता ये है कि जैसे ही किसी फ्लूइड में हम बॉल को ड्रॉप करते हैं, विस्कस फ्लूइड है, ऑफ कोर्स विस्कस फ्लूइड है, तो जैसे ही बॉल को ड्रॉप करोगे तो mg के कारण उसकी स्पीड बढ़ने लगती है डाउनवर्ड। mg के कारण, वेट के कारण उसके mg जो एक्ट करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास से मल्टीप्लाई करके उसको क्या करता है, नीचे बहुत तेजी से खींचता है। और जैसे ही होली अंदर चला गया पानी के अंदर, जैसे ही पूरा पानी मान लो या कोई फ्लूइड मान लो उसके अंदर चला गया, तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा, अपथ्रस्ट लगने लगेगा। अब ये यू क्या है, अपथ्रस्ट है, ये जो है वो अपथ्रस्ट है, ठीक। तो डाउनवर्ड लगा mg, ऊपर लगा अपथ्रस्ट, लेकिन अकेले अपथ्रस्ट जो है वो mg को बैलेंस नहीं कर पाता है, mg ग्रेटर होता है अपथ्रस्ट से, उस कारण से वो और स्पीड पकड़ते ही नीचे चला जाता है। तो धीमे 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 एक फोर्स वहां पे जनरेट हो जाता है, क्या, जिसको विस्कस फोर्स कहते हैं, Fv के नाम से इसको कहते हैं विस्कस फोर्स। इसको क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स कहते हैं। बोलो सही। ये Fb होता है 6 पाई, यहाँ पे लिख लो, Fb जो होता है वो होता है 6 पाई ईटा Rv। R होता है रेडियस ऑफ बॉल, जो भी स्फीयर ड्रॉप किया गया है। V वेलोसिटी कितनी है उस समय एट दैट इंस्टेंट पे। ईटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है, 6 पाई कांस्टेंट है, ठीक, समझ में आया। तो ये विस्कस फोर्स लगता है उस पे, और ये विस्कस फोर्स किस पे डिपेंडेंट है, Fv जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, ठीक। कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो जैसे जैसे इस बॉल की स्पीड बढ़ती जाती है धीमे धीमे, क्योंकि mg उसको बढ़ा रहा है स्पीड, वैसे वैसे ये Fv बढ़ता जाएगा। तो धीमे धीमे करते 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 एक ऐसा कंडीशन आएगा, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि Fv जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है ना। अब एक बॉल के लिए, एक स्फीयर के लिए R कांस्टेंट रहेगा, ये जिस लिक्विड में डाला गया उसके लिए ईटा भी कांस्टेंट रहेगा, 6 पाई तो कांस्टेंट है ही। तो पूरा डिपेंड है V पे, V बढ़ाओगे तो Fv बढ़ेगा, V घटाओगे तो Fv घटेगा। तो क्या होता है, जैसे बॉल नीचे जाते जाता है ना, ड्रॉप होते जाता है नीचे लिक्विड में, उसका विस्कस फोर्स बढ़ते जाता है क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है। और करते करते एक ऐसा कंडीशन आएगा कि Fb और अपथ्रस्ट दोनों मिलकर mg को बैलेंस कर देता है। और जैसे ही बैलेंस हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, नेट फोर्स जीरो। बैलेंस होने का मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पे F नेट कितना हो जाता है, जीरो। जब F नेट जीरो है तो A नेट कितना हो जाएगा, जब F नेट जीरो है तो A नेट भी कितना हो जाएगा, जीरो, मतलब एक्सेलरेशन खत्म हो गया। तो जिस स्पीड पे F नेट जीरो होता है, मान लो बढ़ते 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 ये किसी इंस्टेंट पे, मान लो vt है, उस इंस्टेंट पे हम मान लेते हैं एट एनी इंस्टेंट vt उसका वेलोसिटी हो गया जिस इंस्टेंट पे इक्विलिब्रियम हो चुका है, और Fv प्लस u मिलकर mg को बैलेंस कर दिया है, मतलब F नेट जीरो, A नेट भी जीरो। तो इस मैक्सिमम वेलोसिटी को ही हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, इसी vt को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं।